नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा वीडियो है लक्ष्मीकांत की छठे एडिशन की किताब की। यहां पे हम लोग बात करेंगे एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप के बारे में। एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप को हम लोग अपनी लास्ट वीडियो में शुरू कर चुके थे। वहां पे मैंने आपको बाय बर्थ एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप कैसे करी जाएगी ये समझा दिया था, यानी जन्म के हिसाब से सिटीजनशिप को कैसे एक्वायर किया जा सकता है, क्या लिखा हुआ है हमारे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 के तहत। इसके बारे में हमने पहले देख लिया था। एक और पॉइंट था दोस्तों, शायद ये मैंने आपको नहीं बताया था। देखिए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 में एक प्रावधान किया गया था कि भाई कॉमनवेल्थ सिटीजनशिप के सिद्धांत को लेके आए थे कि जो इंडिया के जो नागरिक है ना, वो कॉमनवेल्थ के भी सिटीजन है। ओके, इस सिद्धांत को, ये कॉमनवेल्थ सिटीजनशिप वाले कंसेप्ट को सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2003 के थ्रू हटा दिया गया। ये एक छोटी सी चीज थी जो शायद मैं पिछली बार आपको बताना भूल गया। वैसे भी दोस्तों मैं फिर से आपसे कहूंगा, ये जो एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप यहां पे मैं आपको बताने वाला हूं, बहुत कम काम का है एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से, लेकिन फिर भी आपको एक एक प्रोविजन मैं समझाऊंगा, क्योंकि ये मेरा प्रॉमिस है कि भैया लक्ष्मीकांत आपको बेस्ट पढ़ानी है तो बेस्ट होगी, और एक एक लाइन आपको यहां पे ढंग से समझा दूंगा। बाई बर्थ बात कर चुके हैं, बाई डिसेंट पे आते हैं। आगे बढ़ने से पहले आई होप आपने लक्ष्मीकांत की छठी एडिशन की किताब अपने सामने रख ली होगी। लाइक का बटन अभी ये दबा दें। अब देखिए बाई डिसेंट दोस्तों, बाई बर्थ एक पर्सन सिटीजनशिप कैसे ले सकता है, सिटीजनशिप एक्ट 1955 के प्रावधान के अंदर ये हमने देख लिया। बाई डिसेंट में देखते हैं, 26 जनवरी 1950 अगर कोई पर्सन इंडिया के बाहर जन्मा है 26 जनवरी 1950 के बाद, लेकिन 10 दिसंबर 1992 के पहले, यानी कि ऑन और आफ्टर 26 जनवरी 1950 को या 26 जनवरी 1950 के बाद या 10 दिसंबर 1992 से पहले अगर कोई पर्सन इंडिया के बाहर जन्मा है तो वो इंडिया का सिटीजन बन सकता है बाय डिसेंट। कैसे बन सकता है? अगर उस सिटीजन के फादर उस सिटीजन के जन्म के समय हिंदुस्तान के सिटीजन थे। ओके, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई एक पर्सन है राम, इस राम का जन्म हुआ यूएसए में, और इस राम के जो फादर थे मान लीजिए श्याम, ये श्याम जिस समय पे ये राम पैदा हुआ उस समय पे इंडिया के सिटीजन थे, तो ऑटोमेटिकली राम भी बाय डिसेंट इंडिया का सिटीजन हो जाएगा। ये एक बात यहां कही गई। फिर आगे देखते हैं, एक पर्सन जो कि इंडिया के बाहर जन्मा है या तो 10 दिसंबर 1992 को या 10 दिसंबर 1992 के बाद, वो इंडिया का सिटीजन होगा बाय डिसेंट इफ आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ। अब पहले देखिए, 26 जनवरी 1950 से लेके 9 दिसंबर 1992 तक, यानी 10 दिसंबर 1992 से पहले तक, अगर आपके पिताजी आपके जन्म के समय पे इंडिया के सिटीजन थे तो आप इंडिया के सिटीजन बन जाओगे, और 10 दिसंबर 1992 से लेके उसके बाद में अगर जन्म के समय आप तो बाहर जन्मे हो देश के, बट जन्म के समय या तो आपके पिता या आपके माता सिटीजन थे इंडिया के, तो आप सिटीजन बन जाओगे। अब देखिए, 3 दिसंबर 2004 के बाद प्रावधानों को कुछ बदला गया, यानी 10 दिसंबर 1992 के बाद का जो प्रोविजन उसमें हल्के फुल्के बदलाव हुए। क्या बदलाव हुए देखते हैं। A person born outside India shall not be a citizen of India by descent unless his birth is registered at an Indian consulate within 1 year of the date of birth or with the permission of the central government after the expiry of the said period। क्या कहा गया? ये देखिए, 10 दिसंबर से लेके और उसके 10 दिसंबर 1992 से लेके बाद के समय पे जो बच्चे बाहर के देशों में जन्मे हैं वो इंडिया के सिटीजन बन जाएंगे बाय डिसेंट ऑटोमेटिकली, अगर उनके माता या उनके पिता इंडिया के सिटीजन हैं उस बच्चे के जन्म के समय पे। लेकिन इसमें थोड़े से चेंजेस किए गए। अगर उस बच्चे का जन्म 3 दिसंबर 2004 को या उसके बाद हुआ है तो उस केस में उसके जन्म को रजिस्टर कराना पड़ेगा वहां की इंडियन कंसुलेट में, वहां के इंडियन एम्बेसी में, उस बच्चे के जन्म के 1 साल के अंदर अंदर। और अगर उस बच्चे का जन्म का 1 साल बीत चुका है, ये 1 साल का पीरियड निकल गया है, तो फिर उसके बाद भी आप उसकी बर्थ को रजिस्टर कर सकते हो सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेने के बाद। तो 1 साल के अंदर अंदर आपने इंडियन कंसुलेट में जाकर रजिस्टर किया, 1 साल मान लीजिए बीत गया, आप रजिस्टर नहीं करा पाए, तो आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द सेट पीरियड ऑफ 1 ईयर आप सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेके फिर उसकी बर्थ को रजिस्टर करा सकते हो। ये नियम लेके आया गया 3 दिसंबर 2004 को। ओके, उसके बाद एक माइनर चाइल्ड, जो एक बच्चा जन्मा है, ऑब्वियसली बात है वो छोटा है, वो माइनर है। 18 साल के बाद एक बच्चा बालिग होता है, उससे पहले उसे माइनर ही माना जाता है। उसके पहले वो क्राइम भी कर दे इंडिया में तो उसको कुछ नहीं होता, निर्भया कांड में हमने देखा था। तो मान लीजिए एक माइनर बच्चे का जन्म हुआ देश के बाहर और उसका रजिस्ट्रेशन कराया जा रहा है किसी इंडियन कंसुलेट में या किसी इंडियन एम्बेसी में, तो उस समय पे जब उसका रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा तो उस समय पे उसके जो पेरेंट्स होंगे ना,
वो राइटिंग में देंगे, लिख के देंगे कि भाई उस बच्चे के पास किसी भी और कंट्री का पासपोर्ट नहीं है। ये राइटिंग्स में सिर्फ इसलिए दिया जाता है कि उस बच्चे के पास केवल इंडिया की सिटीजनशिप है। ओके दोस्तों, तो मतलब अगर आप किसी माइनर का रजिस्ट्रेशन करा भी रहे हो इंडियन कंसुलेट में, उसके माँ बाप करा भी रहे हैं, तो उसके माँ बाप लिखित में देंगे कि ये जो माइनर है जिसको हम इंडिया का सिटीजन बना रहे हैं, इसके पास किसी और कंट्री का पासपोर्ट नहीं है। ओके, और मान लीजिए कि वो माइनर सिटीजन ऑफ इंडिया बन गया उसके माँ बाप के रजिस्टर कराने के बाद, और मान लीजिए जिस कंट्री में वो है वहां की कंट्री की सिटीजनशिप भी मान लीजिए उसको मिल गई, तो जैसे ही वो बच्चा बालिग हो जाएगा, फुल एज का आ जाएगा, अपने फुल एज के 6 महीने के अंदर अंदर उसको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि उसे भारत की सिटीजनशिप लेनी है या जिस कंट्री में वो उस समय पे है वहां की सिटीजनशिप लेनी है। ओके, और अगर उसने 6 महीने के अंदर अपने बालिग होने के, अपने फुल एज प्राप्त करने के 6 महीने के अंदर अंदर दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप नहीं छोड़ी, तो इंडिया की सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली रिवोक हो जाएगी उसकी। तो 3 दिसंबर 2004 के बाद जो बच्चे पैदा हुए, उनके माँ बाप जाके उनकी बर्थ को रजिस्टर करेंगे इंडियन एम्बेसी में। रजिस्टर करने के समय वो एक लिखित पत्री देंगे कि भाई ये बच्चे के पास किसी और कंट्री का पासपोर्ट नहीं है। मान लीजिए बच्चा बड़ा होता है, उसके पास इंडिया की सिटीजनशिप भी आ गई और जिस कंट्री में था वहां की सिटीजनशिप भी मिल गई, तो उसके बालिग होने में, उसके फुल एज के बाद, और यहां पे फुल एज जितना मुझे समझ में आ रहा है 18 साल है, तो उसके फुल एज होने के बाद उसको 6 महीने दिए जाएंगे। 6 महीने में उसको डिसाइड करना है उसका किसका सिटीजन रहना है। अगर उन 6 महीनों में उसने उस कंट्री की सिटीजनशिप नहीं छोड़ी तो इंडिया की सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी। तो ये हो गया बाई डिसेंट आप कैसे नागरिक बने इंडिया के। अब अगर देखते हैं कि भाई रजिस्ट्रेशन आप इंडिया के नागरिक कैसे बन सकते हैं, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है अगर उसको एक एप्लीकेशन दी जाए तो उसके बेसिस पे वो किसी को इंडिया का सिटीजन एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया रजिस्टर कर सकता है, बशर्ते वो पर्सन एक इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहली कंडीशन तो शुरुआत में ही दे दी गई कि वो एक इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए। ओके, इसके बाद अगर वो एप्लीकेशन करता है वो इलीगल माइग्रेंट नहीं तो उसे रजिस्टर किया जाता है अगर वो अभी जो मैं कंडीशंस बताने वाला हूं उनमें से किसी भी एक कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। इफ ही बिलोंग्स टू एनी ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज। देखते हैं, अगर सिटीजनशिप बनने की एप्लीकेशन देने से पहले, पहली कंडीशन बता रहा हूं, अगर एप्लीकेशन देने से पहले वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ध्यान दीजिएगा यहां पे मैं पीआईओ बोल रहा हूं पर पीआईओ कार्ड होल्डर नहीं, वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। अब देखिए पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन बहुत आगे आने वाला है दोस्तों, इस बाय रजिस्ट्रेशन वाले में पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन बहुत आगे आएगा। तो पहले तो ये देख लेते हैं पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है क्या। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन वो पर्सन है जो या तो खुद या उसके मां बाप अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए। तब अनडिवाइडेड इंडिया में क्या क्या आता है दोस्तों, बांग्लादेश आता है, पाकिस्तान आता है, इंडिया तो आता ही आता है। तो अगर वो पर्सन या फिर उसका कोई माँ बाप अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए या किसी ऐसी टेरिटरी में पैदा हुए जो कि 15 अगस्त 1947 के बाद इंडिया का भाग बन गई, जैसे फॉर एग्जांपल सिक्किम, 15 अगस्त 1947 के समय सिक्किम हमारा भाग नहीं था, चोग्याल डायनेस्टी के अंदर में था। तो भाई अगर सिक्किम में कोई पैदा हुआ इंसान भी है तो उसको भी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन बोला जाएगा। तो आप समझिए पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन क्या है दोस्तों। अब देखते हैं पहली कंडीशन क्या थी, कोई एक पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है और वो 7 साल से इंडिया में रह रहा है, और 7 साल से इंडिया में रहने के बाद वो एक एप्लीकेशन देता है कि भाई मुझे भारत का नागरिक बनना है, तो उसको रजिस्ट्रेशन के थ्रू भारत का नागरिक बनाया जा सकता है, पहली चीज। दूसरे पे आते हैं, एक पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन को भारत का नागरिक तब भी बनाया जा सकता है अगर वो किसी और कंट्री में रह रहा है, किसी एक ऐसे प्लेस पे आउटसाइड अनडिवाइडेड इंडिया। समझिए दोस्तों, एक पर्सन जो कि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है बट वो इंडिया में नहीं रह रहा है, किसी और देश में रह रहा है, लेकिन वो देश अनडिवाइडेड इंडिया वाला देश नहीं होना चाहिए। समझिए इस सेकंड वाले पॉइंट में कैच है। कैच क्या है, अनडिवाइडेड इंडिया में इंडिया के साथ साथ बांग्लादेश और पाकिस्तान भी था। तो अगर कोई बांग्लादेश पाकिस्तान में रह रहा है तो इस रजिस्ट्रेशन के सेकंड पॉइंट का प्रयोग करके सिटीजनशिप के लिए अप्लाई नहीं कर सकता है। हाँ, बांग्लादेश पाकिस्तान और इंडिया के बाहर किसी तीसरे ही देश में, अगर चौथे ही देश में कोई रह रहा है और वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है तो जरूर वो इंडिया का सिटीजन बनने के लिए बाय रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर सकता है। ये दूसरी चीज है, मतलब वो किसी एक ऐसी कंट्री में, किसी एक ऐसे इलाके में रह रहा हो जो कि अनडिवाइडेड इंडिया के बाहर हो। ओके, आगे चलते हैं। एक ऐसा पर्सन जिसने किसी सिटीजन ऑफ इंडिया के साथ कर ली शादी। तो एक आदमी आया, उसने औरत से शादी कर लिया, कोई औरत आई उसने यहां के आदमी से शादी कर ली, और शादी करने के बाद 7 साल तक वो इंडिया में रह रहा है या रह रही है। तो शादी करने के बाद 7 साल से वो इंडिया में रह रही है, उसके बाद वो अगर अपनी एप्लीकेशन करती है एप्लीकेशन बनने के लिए तो वो सिटीजन बन सकती है।
ओके, तो सिटीजन ऑफ इंडिया से शादी कर रखी है, लड़का हो चाहे लड़की हो, और एप्लीकेशन करने से पहले 7 साल से इंडिया में रह रही है, तो भैया सिटीजन बन सकते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं दोस्तों और क्या क्या तरीके हैं। चौथा पॉइंट है जो डी वाला पॉइंट है, आई होप आपने किताब अपने सामने खोल रखी है, इससे बेटर एक्सप्लेनेशन दोस्तों कहीं नहीं मिलेगा आपको, ये भी मैं आपको बता दूं। किसी कोचिंग में चले जाइए, कितने लाख रुपए दे दीजिए। आगे चलते हैं, माइनर चिल्ड्रंस ऑफ पर्संस हु आर सिटीजन ऑफ इंडिया। अभी देखिए दोस्तों, जो बाई बर्थ सिटीजन ऑफ इंडिया है, उसके जो माइनर चिल्ड्रन है वो तो ऑटोमेटिकली सिटीजन हो जाएंगे। ऑब्वियस ही बात है, जिसने नेचुरलाइजेशन के थ्रू, रजिस्ट्रेशन के थ्रू या डिसेंट के थ्रू सिटीजन ऑफ इंडिया बना है, उसके माइनर बच्चों को भी आप सिटीजन ऑफ इंडिया बना सकते हो इस बाय रजिस्ट्रेशन के प्रावधान के अंदर। ठीक है, समझ गए? तो अभी नेचुरलाइजेशन से थ्रू सिटीजन कैसे बनते हैं वो भी बताऊंगा। रजिस्ट्रेशन के थ्रू आप देख रहे हो दोस्तों, कुछ ऐसे लोग भी सिटीजन बन रहे हैं इंडिया के, जो कि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, इंडिया में रह नहीं रहे या फिर बहुत सालों से रह रहे हैं, तो ऐसे लोग मान लीजिए सिटीजन बनते हैं, तो उनके माइनर चिल्ड्रन को भी बाद में सिटीजन बनाना पड़ेगा। उसके लिए डी नंबर का प्रावधान है, जो ऑटोमेटिकली यहां बर्थ हुआ है जिसका, और जिनका बर्थ इंडिया में हुआ है उनके बच्चे तो ऑटोमेटिकली इंडिया के सिटीजन बन ही जाते हैं। अब आ जाते हैं ई वाले पॉइंट पे। ई वाले पॉइंट में क्या लिखा है? A person of full age and capacity whose parents are registered as citizens of India। यानी एक पर्सन जिसकी एज भी ठीक ठाक हो गई है, वो बालिग हो गया है, कैपेसिटी है, प्रॉपर है वो, उसके पेरेंट्स आर रजिस्टर्ड एज सिटीजन ऑफ इंडिया। अब देखिए, फिर वही बात मैं आपसे बोलूंगा दोस्तों, कि जो बाई बर्थ जिसके पेरेंट इंडिया के सिटीजन हैं, उनके बच्चे भी बाई बर्थ ही हो जाते हैं भाई आपके सिटीजन ऑफ इंडिया। तो जिसने रजिस्ट्रेशन के थ्रू या नेचुरलाइजेशन के थ्रू सिटीजनशिप ली है इंडिया के, अगर उन पेरेंट्स के बच्चे अगर बालिग हो चुके हैं और फुल कैपेसिटी वाले हैं, अगर वो अप्लाई करते हैं सिटीजन बनने के लिए, तो बाय रजिस्ट्रेशन भी उनको इंडिया का सिटीजन बनाया जा सकता है। फिर आगे देखते हैं अगला पॉइंट, एफ पॉइंट। अ पर्सन ऑफ फुल एज एंड कैपेसिटी हु और आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स वाज अर्लियर सिटीजन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया एंड इज ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया फॉर 12 मंथ्स इमीडिएटली बिफोर मेकिंग एन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। क्या बोला गया कि भाई मान लीजिए एक पर्सन है, उसकी फुल एज है, कैपेसिटी है, बालिग है, पूरी तरीके से हेल्दी है, सब कुछ ठीक है, कमा रहा है। अब वो या उसका कोई पेरेंट, उसके या तो माता या उसके पिता किसी समय पे पास्ट में इंडिया के सिटीजन थे, बाद में नहीं रहे। मान लीजिए कई बार होता है ना दोस्तों, इंडिया में सिटीजन होते हैं लोग, फिर वो बाहर चले जाते हैं, बाहर गए, स्विट्जरलैंड में गए, वहीं सेटल हो गए, वहीं की सिटीजनशिप ले ली, इंडिया की सिटीजनशिप रिवोक हो गई। स्विट्जरलैंड की सिटीजनशिप ले ली तो इंडिया की सिटीजनशिप चली जाएगी। अब मान लीजिए कोई एक लेडी यहां से स्विट्जरलैंड में जाके सेटल हो गई, उसने वहां के स्विट्जरलैंड के किसी आदमी के साथ शादी कर ली, उनके बच्चे हो गए, पर वो लेडी थी तो इंडिया की, किसी ना किसी समय पे उस लेडी के पास इंडिया की सिटीजनशिप थी, तो उस लेडी ने जब स्विट्जरलैंड के आदमी से शादी की, उसके साथ जो बच्चा हुआ, वो बच्चा इंडिया में आके इस बेसिस पे बाय रजिस्ट्रेशन सिटीजनशिप मांग सकता है इंडिया की। ये लिखा है इस एफ पॉइंट में, बशर्ते ये है कि वो बच्चा, वो पर्सन फुल एज एंड कैपेसिटी का जब सिटीजनशिप मांगेगा, अपनी एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन से पहले 12 महीने वो इंडिया में रहा हो। ओके, तो 12 मंथ्स एटलीस्ट वो पहले इंडिया में रहा हो, तो वो अप्लाई कर सकता है थ्रू रजिस्ट्रेशन इंडिया का सिटीजन बनने के लिए। ओके, आगे चलते हैं। अगला पॉइंट जी देखते हैं। A person of full age and capacity who has been registered as an overseas citizen of India card holder for 5 years and who is ordinarily resident in India for 12 months before making an application for registration। देखिए PIO कार्ड होल्डर क्या होता है, NRIs क्या होते हैं, PIO, NRIs, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ये सब चीजें क्या है दोस्तों, अभी जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा मैं बताऊंगा आपको। तो किसी एक पर्सन को अगर सरकार ने ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का कार्ड दिया है और कम से कम 5 साल से उसके पास OCI का कार्ड है, यानी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का कार्ड है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का कार्ड उसके पास 5 साल से, और 12 महीने से वो इंडिया में रह रहा है, तो ये 12 महीने इंडिया में रहने के बाद और 5 साल से OCI का कार्ड होने के बाद वो इंडिया की सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकता है थ्रू रजिस्ट्रेशन। ओके, और ध्यान रखिए, जो कोई भी इंडिया का सिटीजनशिप बनेगा उसको एक ओथ ऑफ एलिजियंस देना पड़ेगा टुवर्ड्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। नोट्स एंड रेफरेंसेस में पॉइंट 2A पे जाइए तो वहां पे वो ओथ नजर आएगी, आई फिर ब्लैंक, उसमें आपका नाम, do solemnly affirm or swear that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and that I will faithfully observe the law of India and fulfill my duties
एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया। ये जो ओथ है दोस्तों, जब सिटीजन बनेंगे तब भी दी जाएगी। आप लोग गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कल की डेट में अगर आप आईएएस आईपीएस बन जाते हो, या मान लीजिए आईएएस आईपीएस नहीं बनता चाहते हो, नीचे की किसी पोस्ट पे भी जाते हो, ग्रुप बी में जाते हो, तो आपको ये जो ओथ है ये आपको भी लेनी पड़ेगी। एक रिटन डिक्लेरेशन इस ओथ का आपको साइन करके देना पड़ेगा, और जो आपका ज्वाइनिंग ऑफिसर अगर वो प्रॉपर तरीके से आपकी ज्वाइनिंग करा रहा है तो उस केस में आपको एक रूम में खड़े करके आपसे ये ओथ पढ़वाई जाएगी सबके सामने। ठीक है, तो ये ओथ एज अ गवर्नमेंट सर्वेंट भी आपको बाद में पढ़नी पड़ेगी। आगे बात करते हैं बाय नेचुरलाइजेशन, कि भाई सिटीजन बाय नेचुरलाइजेशन कैसे बनेंगे। तो यहां देखते हैं, द सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑन एप्लीकेशन ग्रांट अ सर्टिफिकेट ऑफ नेचुरलाइजेशन टू एनी पर्सन नॉट बीइंग एन इलीगल माइग्रेंट। यहां पे वही चीज आ गई कि भाई इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए, उसके बाद ही बाय नेचुरलाइजेशन वो बन सकता है अगर उसके पास ये क्वालिफिकेशन, और यहां पे सारी क्वालिफिकेशन चाहिए। पहली क्वालिफिकेशन क्या है कि वो किसी एक ऐसे जगह का सिटीजन नहीं होना चाहिए, किसी एक ऐसी कंट्री या देश का सिटीजन नहीं होना चाहिए जिस देश में इंडिया के सिटीजन वहां के सिटीजन नहीं बन सकते बाय नेचुरलाइजेशन। ओके, मान लीजिए कोई एक पर्सन है वो ए कंट्री का है, अब इस ए कंट्री में इंडिया के लोगों को बाय नेचुरलाइजेशन सिटीजन बनने की आजादी नहीं है, तो उस केस में उस देश का कोई नागरिक इंडिया में आके बाय नेचुरलाइजेशन सिटीजन नहीं बन सकता। ठीक है, दूसरा, अगर मान लीजिए एक पर्सन ने इंडिया की सिटीजनशिप लेने के लिए अप्लाई किया और उसके सामने ये शर्त रखी गई कि भाई जैसे ही आपको इंडिया की सिटीजनशिप दी जाएगी, आपकी जो अभी प्रेजेंट सिटीजनशिप है किसी दूसरे देश की, वो ऑटोमेटिकली रिवोक हो जाएगी। तो अगर इस चीज पे वो पर्सन हामी भर देता है तो भी उसको बाय नेचुरलाइजेशन सिटीजनशिप इंडिया की दी जा सकती है। तो दूसरा पॉइंट समझ में आया। दूसरे पॉइंट में उस पर्सन से पूछा गया कि भाई अगर आपको एक केस में इंडिया का सिटीजन बना दिया जाता है तो उस केस में जो आपकी दूसरी कंट्री थी वहां की सिटीजनशिप ले ली जाएगी। मान लीजिए सऊदी अरेबिया के कोई रहमान जी इंडिया में आए, उन्होंने यहां पे सिटीजनशिप के लिए अप्लाई किया, तो इंडिया के ऑफिसर ने बोला रहमान जी जैसे ही आप इंडिया के सिटीजन बनेंगे सऊदी अरेबिया की सिटीजनशिप चली जाएगी आपके पास, और रहमान जी ने बोला कि ठीक है भाई मैं इस चीज के लिए एग्री हूं, तो इस बेसिस पे भी नेचुरलाइजेशन किया जा सकता है। तो पहली रिक्वायरमेंट दूसरी रिक्वायरमेंट दोनों फुलफिल हुई। यहां पे इस नेचुरलाइजेशन के सिद्धांत में मैं जितनी भी रिक्वायरमेंट्स दोस्तों आपको बता रहा हूं ये सारी की सारी फुलफिल होनी चाहिए, याद रखिएगा, इसमें कोई एक नहीं, सारी की सारी फुलफिल होनी चाहिए। तीसरी रिक्वायरमेंट देखते हैं जो कि सी पॉइंट में लिखी हुई है। क्या बोलती है तीसरी रिक्वायरमेंट, कि वो पर्सन इंडिया में रहा हो या फिर इंडिया की किसी गवर्नमेंट ने उसने सर्विस दी हो। टोटल कितने दिनों के लिए, 12 महीनों के लिए। यानी कि जब उस पर्सन ने अपनी एप्लीकेशन दी बाय नेचुरलाइजेशन इंडिया का सिटीजन बनने के लिए, तो उस एप्लीकेशन से पहले का जो 12 महीने का समय हो, इस 12 महीने के समय में या तो वो पर्सन इंडिया में रहा हो या उस पर्सन ने इंडिया में किसी गवर्नमेंट के अंदर नौकरी की हो, या दोनों मिला के इन्होंने 12 महीने का टाइम कर लिया हो कि भाई 6 महीने यहां पे रहा और 6 महीने इंडिया के किसी गवर्नमेंट के लिए नौकरी की इंडिया के अंदर, तो उस केस में भी वो इंडिया का बाय नेचुरलाइजेशन सिटीजन बन सकता है। अब देखिए दोस्तों यहां पे बहुत तगड़ा कैच है, ये जो तीसरा वाला सी वाला मैंने आपको पॉइंट बताया ना, इस पॉइंट में आपको एक चीज समझनी है कि भाई एप्लीकेशन करने से 12 महीने पहले, तो आप ये कह सकते हो कि अगर वो 12 महीने केवल रिजाइड कर रहा है तो भी अप्लाई कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। मान लीजिए उसने 12 महीने रिजाइड नहीं किया, मान लीजिए यहां पे एक एग्जांपल दे रहा हूं, नेपाल का कोई एक नागरिक है और नेपाल में जो इंडिया की एम्बेसी है, उस नेपाल में इंडिया की एम्बेसी के लिए एक नेपाली नागरिक 12 महीने से काम कर रहा है, तो वो जो एम्बेसी है वो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का पार्ट है, हमारी गवर्नमेंट का पार्ट है, तो इस बेसिस पे भी उस नेपाली नागरिक को ये इजाजत दी जा सकती है कि आप इंडिया की सिटीजनशिप ले सकते हो। समझ गए दोस्तों, पॉइंट समझ में आया इसका कि पार्टली वन और पार्टली अदर क्यों, मतलब टोटल मिला के 12 महीने, या तो 12 महीने में आप रह लीजिए पूरा, या 12 महीने में किसी गवर्नमेंट के लिए काम कर लीजिए। ओके, और उसको मिला के अगर टोटल 12 महीने का पीरियड होता है तो आपको सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन मिल सकती है। अब इसके बाद एक और बहुत बड़ा कैच है दोस्तों, क्या कैच है, इस 12 महीने से पहले, यानी एप्लीकेशन से पहले 12 महीने और इस 12 महीने से पहले के जो 14 साल हैं, 14 ईयर्स हैं, ध्यान से सुनिएगा, इस 14 ईयर्स में कम से कम 11 साल या तो वो इंडिया में रहा हो या इंडिया की किसी गवर्नमेंट में उसने सर्विस दी हो, दोनों मिला के, तो ये 11 साल का पीरियड पूरा इंडिया में रहने में भी जा सकता है, लिविंग में, पूरा गवर्नमेंट की सर्विस में भी जा सकता है, या रहने या गवर्नमेंट सर्विस दोनों मिला के 11 साल होना चाहिए। कितने, इस 12 महीने के पहले के 14 साल के पीरियड में। अब देखिए कितना जबरदस्त यहां पे क्राइटेरिया लगाया गया है। एप्लीकेशन से 12 महीने पहले
जो एप्लीकेशन से इमीडिएटली प्रीसीडिंग 12 महीने हैं, उन 12 महीनों में या तो आप इंडिया में रहे हो या फिर इंडिया की किसी गवर्नमेंट में आपने काम किया हो मिला के, और इस 12 महीने से पहले के जो 14 साल हैं, इन 14 सालों में से टोटल 11 साल आपने या तो इंडिया में रहे हो या फिर इंडिया की किसी गवर्नमेंट में नौकरी करी हो, या दोनों मिला के 11 साल की रिक्वायरमेंट पिछले 14 सालों में पूरी होनी चाहिए इस 12 महीने से पहले वाले। आई नो थोड़ा ट्रिकी है, बट यही नॉर्म है दोस्तों। ये मैं आपको समझा रहा हूं, बिल्कुल काम का नहीं है, किसी एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, बट हमारी पॉलिटी की किताब का पार्ट है तो कर देते हैं भाई, छोड़े क्यों, हर चीज बताएंगे आपको। फिर आ जाते हैं अगले पे, ई पॉइंट क्या है? ई पॉइंट ये है कि वो जो पर्सन जो कि सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर रहा है दोस्तों, उसका कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए, गुड कैरेक्टर होना चाहिए। एफ पॉइंट देख लेते हैं क्या है। एफ पॉइंट ये बोलता है कि हमारा जो 8वां शेड्यूल है हमारे संविधान का, जिसमें 22 लैंग्वेजेस लिस्टेड हैं, उन 22 में से किसी भी एक लैंग्वेज की उसको जानकारी होनी चाहिए, एडिक्वेट नॉलेज होनी चाहिए, तो उसे मिल सकता है। तीसरा और आखिरी देखते हैं जी। जी क्या बोलता है? That in the event of a certificate of naturalization being granted to him, he intends to reside in India or to enter into or continue in service under a government of India or under an international organization of which India is a member or under a society, company or body of persons established in India। कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए सर्टिफिकेट ऑफ नेचुरलाइजेशन दे दिया गया उस पर्सन को, तो सर्टिफिकेट ऑफ नेचुरलाइजेशन देने के बाद उस पर्सन की ये इंटेंशन होनी चाहिए कि वो इंडिया में रहे या इंडिया की किसी गवर्नमेंट के लिए काम करे या फिर इंडिया में स्टैब्लिश्ड किसी सोसाइटी के लिए, किसी कंपनी के लिए या किसी पर्सन के लिए काम करे, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर किसी दूसरे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है तो उस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में वो इंडिया के लिए काम करे, इंडिया को रिप्रेजेंट करे। तो ये जो नेचुरलाइजेशन के थ्रू सिटीजनशिप दी जा रही है तभी दी जा रही है जब बदले में वो पर्सन इंडिया को भी कुछ देने के लिए तैयार हो, इंडिया को अपना मानने के लिए तैयार हो, तभी बाय नेचुरलाइजेशन सिटीजनशिप दी जाएगी। और एक बात और बोली गई दोस्तों यहां पे कि सरकार इन सारे प्रोविजंस को, जितने भी मैंने आपको प्रोविजन बताया ना, ए बी सी डी ई एफ जी, ये सारे प्रोविजंस को सरकार छोड़ सकती है, वेव ऑफ कर सकती है। एक सरकार किसी एक पर्सन को सीधे सीधे इस बेसिस पे नेचुरलाइजेशन दे सकती है अगर उस पर्सन ने कुछ बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किया है, कुछ बहुत खास किया है, कुछ बहुत डिस्टिंग्विश सर्विस प्रोवाइड की है साइंस को, फिलॉसफी को, आर्ट को, लिटरेचर को, ह्यूमन प्रोग्रेस को, वर्ल्ड पीस को। ठीक है दोस्तों, तो अगर उसने कुछ एक्सेप्शनल किया है साइंस के फील्ड में, लिटरेचर के फील्ड में, फिलॉसफी में, आर्ट में, ह्यूमन प्रोग्रेस में, वर्ल्ड पीस में, तो उसको सीधे सीधे बिना किसी कंडीशन के इंडिया की बाय नेचुरलाइजेशन सिटीजनशिप मिल सकती है। लेकिन जो भी सिटीजन बाय नेचुरलाइजेशन सिटीजन बनेगा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के प्रति एलिजियंस की ओथ लेनी पड़ेगी। अभी ओथ बताइए ना आपको, वो तो उसे लेनी ही पड़ेगी, वो मैंडेटरी। अगर वो लेने से मना कर देता है सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। आगे बात करते हैं बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। तो भाई इनकॉर्पोरेशन टेरिटरी क्या है? जैसे मान लीजिए कोई फॉरेन टेरिटरी इंडिया का भाग बन जाती है, तो उस केस में गवर्नमेंट एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इशू करेगी और उस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में इंडिया गवर्नमेंट ये बताएगी कि भाई इस टेरिटरी के कौन कौन से लोग हमारे देश के सिटीजनशिप होंगे। जैसे कि सिक्किम जब हमारे देश का पार्ट बना था तो वहां के सिटीजन हमारे सिटीजन बन गए थे। जब पौंडीचेरी हमारे पास आ गया था तो सरकार ने पास किया सिटीजनशिप पौंडीचेरी ऑर्डर 1962, सिटीजनशिप एक्ट 1955 के अंदर, जिससे पौंडीचेरी के सिटीजन इंडिया के सिटीजन बन गए। पहले वो फ्रांस के सिटीजन थे दोस्तों। ओके, और फिर पहुंचते हैं भाई सिटीजन बनने का तरीका सिटीजनशिप एक्ट के अंदर किसके थ्रू? स्पेशल प्रोविजंस एज टू एक्विजिशन ऑफ पर्संस कवर्ड बाय द आसाम अकॉर्ड। ठीक है, देखिए ये आसाम अकॉर्ड साइन करना बहुत जरूरी था दोस्तों। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1985 लेके आया गया और इस सिटीजनशिप ओरिजिनली ये जो आपका छठा वाला प्रोविजन है, ये जो स्पेशल प्रोविजंस एज टू सिटीजनशिप ऑफ पर्संस कवर्ड बाय आसाम अकॉर्ड, ये पहले नहीं था। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया 1985 के थ्रू और इन प्रावधानों को हमारे सिटीजनशिप एक्ट 1955 में जोड़ा गया। हुआ क्या दोस्तों, अब देखिए ये जो आसाम का इलाका है दोस्तों, ये बॉर्डर करता है बांग्लादेश के साथ। बहुत ज्यादा उस समय पे इलीगल माइग्रेशन हो रहा था, तो इस इलाके के जो लोग थे वो काफी परेशान थे। तो उन्होंने सरकार को ये बात बताई और उसके बाद इन प्रोविजंस को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया। क्या बोलते हैं प्रोविजंस? कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं, सिटीजनशिप एक्ट में एक्चुअली जोड़ा गया, कॉन्स्टिट्यूशन में थोड़ा गलत बोल गया। देखिए कोई पर्सन अगर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, अब देखिए बांग्लादेश से अगर कोई पर्सन आ रहा है तो यार वो तो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो गई। ज्यादातर केस में वो बांग्लादेश में ही जन्मा है और बांग्लादेश तो भाई अनडिवाइडेड इंडिया का पार्ट है, तो ऑब्वियसली बात है बांग्लादेश से जो लोग आ रहे हैं इंडिया में वो तो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन ही है, क्योंकि वो आप कह सकते हैं कि अनडिवाइडेड इंडिया में बांग्लादेश भी था। तो या तो वो पर्सन भी वहां पैदा हुआ होगा, नहीं तो उसके माँ बाप तो पैदा हुए ही होंगे। तो अगर कोई पर्सन बांग्लादेश से इंडिया में आता है और अगर वो पर्सन बांग्लादेश से इंडिया में आया है 1 जनवरी 1966 से पहले,
और खासकर यहां पे आसाम की बात की गई है, क्योंकि आसाम अकॉर्ड इसको नाम दिया गया है। सीधे सीधे आसामों में घुस रहे थे ना, तो यहाँ पे आसाम अकॉर्ड। तो एक्चुअली इसके टेक्स्ट में ये लिखा है कि कोई पर्सन अगर बांग्लादेश से आसाम में आया है 1 जनवरी 1966 से पहले अगर आ गया है, और जब से वो इंडिया में आया है, जब से वो आसाम में आया है, तब से वो आसाम में रह रहा है, तो आप कह सकते हो कि उसको 1 जनवरी 1966 से इंडिया की सिटीजनशिप मिल जाएगी। तो मतलब आसाम अकॉर्ड में ये लिखा गया कि भाई कोई बांग्लादेश से पर्सन 1 जनवरी 1966 से पहले इंडिया में आ गया तो उसको इंडिया की सिटीजनशिप मिल जाएगी विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 1966। इसमें एक दूसरा प्रावधान जोड़ा गया, अगर कोई एक पर्सन 1 जनवरी 1966 को या उसके बाद और 25 मार्च 1971 से पहले आसाम में आया, कहां से? बांग्लादेश से। समझिए, 1 जनवरी 1966 को या उसके बाद और 25 मार्च 1971 से पहले बांग्लादेश से उसने आसाम में एंट्री मारी और तब से वो आसाम में रह रहा है। उस केस में अगर उसको, वैसे तो वो अपने बांग्लादेश से आने वाली चीज को कभी बताएगा नहीं, इन केस उसको डिटेक्ट कर लिया जाता है, उसको अगर पकड़ लिया जाता है तो उसको रजिस्टर किया जाएगा दोस्तों। ही विल बी रजिस्टर्ड, और रजिस्टर करने के बाद उसको यह बोला जाएगा कि देखिए आज से, मतलब रजिस्ट्रेशन से, जिस दिन उसका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा उस रजिस्ट्रेशन के 10 साल बाद से वो इंडिया का पूरा सिटीजन बन जाएगा, और इस 10 साल के पीरियड में भी वो इंडिया का सिटीजन रहेगा, बट इस 10 साल के पीरियड में उसको वोट करने का अधिकार नहीं दिया जाएगा। फिर से समझाता हूं, 1 जनवरी 1966 को या उसके बाद एक पर्सन आया इंडिया में और 25 मार्च 1971 से पहले आया, तो इस डेट रेंज में जो पर्सन बांग्लादेश से आसाम में घुसा है और तब से आसाम में रह रहा है, अब वो बताएगा तो है नहीं कि मैं बांग्लादेश से आया, पर मान लो उसको पकड़ लिया गया कि भाई ये बांग्लादेश से आया, तो उसको पकड़ते हैं भाई, पहले उसको रजिस्टर किया जाएगा, और जिस दिन उसका डिटेक्शन होगा कि भाई ये बांग्लादेश से यहां पे आ रखा है, उस दिन से लेके 10 साल तक उससे बोला जाएगा कि भाई उस दिन से लेके 10 साल के बाद उसकी परमानेंट सिटीजनशिप इंडिया की शुरू होगी। लेकिन जिस दिन उसको डिटेक्ट किया कि ये बांग्लादेश से आया है, उस दिन से लेके 10 साल तक क्या होगा? उस दिन से लेके 10 साल तक ये होगा कि उसको भारत के नागरिक होने के सारे अधिकार दिए जाएंगे और उसकी पूरी वो ड्यूटीज होंगी जो उसको ऑब्लिगेशन भरने हैं भारत का नागरिक होने के। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर वो भारत का नागरिक है, कोई बिजनेस कर रहा है, उसके थ्रू पैसा कमा रहा है, तो टैक्स भरेगा भारत को। लेकिन जिस दिन उसको डिटेक्ट किया गया कि भाई वो बांग्लादेश से आया है, उस दिन से लेकर 10 साल के पीरियड तक के लिए वोट नहीं डाल सकता वो। जिस दिन उसको डिटेक्ट किया गया कि वो बांग्लादेश से यहां आया है, उससे लेके जब 10 साल का पीरियड क्रॉस हो जाएगा, उसके बाद वो वोट डालने के लिए एलिजिबल हो जाएगा। लेकिन जिस दिन उसको डिटेक्ट किया गया एज एन इलीगल माइग्रेंट, उससे लेके 10 साल तक उसको वोट डालने की जो आजादी है वो नहीं दी जाएगी, लेकिन बाकी सारी आजादियां होंगी उसके पास। उसको फंडामेंटल राइट्स दिए जाएंगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी दिए जाएंगे, प्लस उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी एज अ नागरिक। अगर वो इंडिया का नागरिक है और इंडिया में कोई बिजनेस कर रहा है, पैसा कमा रहा है, तो उसको उस पर टैक्स भरना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो इन डिटेक्शन से लेकर 10 साल के पीरियड तक भी उसके ऊपर बस कोई पेनल्टी नहीं ठोकी गई है। एक पेनल्टी ठोकी गई है कि वो वोट नहीं डाल सकता इलेक्शन में। ठीक है, ये पता है क्यों किया गया था दोस्तों? ये इसलिए किया गया था क्योंकि ये जो आसाम और बाकी जो नॉर्थ ईस्ट की जो स्टेट गवर्नमेंट्स थी ना, वो इन माइग्रेंट्स को सीधे सीधे वोटर आईडी कार्ड और बाकी सारे आइडेंटिफिकेशन इशू कर रही थी। क्यों इशू कर रही थी? क्योंकि इसको पॉलिटिकल मुद्दा बना के वो जो लोकल गवर्नमेंट थी, वो लोकल गवर्नमेंट इन पर्सन का वोट चाहती थी। तो ये प्रोसेस को डिस्करेज किया जा सके, इसलिए 10 साल तक इन लोगों को वोट डालने की आजादी नहीं दी गई। एज सिंपल एज दैट। और 25 मार्च 1971 के बाद अगर कोई बांग्लादेश से इंडिया में आया है, तो भाई वो इंडिया का नागरिक नहीं है, उसको प्रॉपर प्रोसेस के थ्रू बांग्लादेश वापस भेजना होगा। बट अब तक शायद 2 या 3 लोगों को ही प्रॉपर प्रोसेस के थ्रू बांग्लादेश वापस भेजा गया है। ओके, तो काफी समय लग गया इसको समझाने में। अब जल्दी से हम लोग समझ लेते हैं दोस्तों कि लॉस ऑफ सिटीजनशिप कैसे होता है, सिटीजनशिप को खोया कैसे जा सकता है। तो सिटीजनशिप एक्ट 1955 3 तरीके बताता है सिटीजनशिप को खोने के। एक रिनंसिएशन, एक टर्मिनेशन, और तीसरा है आपका डेप्रीवेशन। देखते हैं रिनंसिएशन में क्या है। एक पर्सन मान लीजिए फुल एज और कैपेसिटी का है और वो सीधे सीधे डिक्लेरेशन देके कहता है कि भाई मैं अपनी इंडियन सिटीजनशिप को छोड़ना चाहता हूं, और अगर उसके डिक्लेरेशन को हमारी अथॉरिटीज रजिस्टर कर लेती हैं तो उसी समय पे उसकी सिटीजनशिप खत्म हो जाएगी। लेकिन इस डिक्लेरेशन का रजिस्ट्रेशन अगर इंडिया किसी वॉर में इन्वॉल्व है, उस समय पे नहीं किया जाएगा, रोक दिया जाएगा। मतलब जब भी वॉर चल रहा होगा, ओके,
एक वॉर के समय पे जो भी डिक्लेरेशन होंगे सिटीजनशिप को छोड़ने के, उन डिक्लेरेशन को रजिस्टर नहीं किया जाएगा। हाँ, नॉर्मल टाइम्स में कोई पर्सन अगर बोलता है कि भैया मैं अपनी सिटीजनशिप छोड़ रहा हूं, तो वो छोड़ के जा सकता है। अच्छा, वॉर के समय पे इन डिक्लेरेशन को क्यों नहीं एक्सेप्ट किया जाता है? ऐसा है दोस्तों, मान लीजिए कि कोई एक पर्सन इंडिया में रह रहा है, वॉर हो गया, अब वॉर के कॉन्सिक्वेंसेस के चलते वो इंडिया को छोड़ के भागना चाहता है, या फिर उसने जिस कंट्री के साथ इंडिया का वॉर चल रहा है उसके साथ कुछ मिलजुल के इंडिया के अगेंस्ट किया, इस वजह से वो सिटीजनशिप छोड़ना चाहता है, तो उस समय पे उसके सिटीजनशिप छोड़ने के प्रोसेस को इंडियन गवर्नमेंट थोड़ी देर के लिए ब्लॉक कर देगी। वॉर के दौरान सिटीजनशिप को छोड़ने के डिक्लेरेशन को एक्सेप्ट नहीं करेगी सरकार। बट नॉर्मल टाइम्स में कोई अगर आप भी बोलो भाई हमें सिटीजन नहीं बनना इंडिया का, आप एक डिक्लेरेशन लिख के दे दीजिए, आपकी सिटीजनशिप टर्मिनेट हो जाएगी। जैसे सिटीजनशिप टर्मिनेट हो जाएगी, आपसे बोला जाएगा भाई इंडिया से निकलो, कहीं और जाओ। ठीक है। अगर एक पर्सन अपनी इंडियन सिटीजनशिप को छोड़ देता है, तो जो उसका माइनर चाइल्ड है, उसका वो बच्चा जो 18 साल से कम की उम्र का है, उसकी सिटीजनशिप भी चली जाती है। बट उस बच्चे के पास ये ऑप्शन होता है कि जब वो 18 साल का हो जाएगा, उसको एक चॉइस दी जाएगी कि वो इंडियन सिटीजनशिप के लिए उस समय अप्लाई कर सकता है, और एप्लीकेशन के बाद उसको इंडियन सिटीजनशिप मिल भी जाएगी। तो ये तो हो गया रिनंसिएशन के। रिनंसिएशन के थ्रू आप इंडियन सिटीजनशिप को कैसे छोड़ सकते हो। अब आ गया था टर्मिनेशन। भाई टर्मिनेशन के थ्रू आप इंडियन सिटीजनशिप को कैसे छोड़ोगे? एक इंडियन सिटीजनशिप अपनी मर्जी से वॉलंटरली, बिना किसी प्रेशर के, अपने पूरे होशो हवास में, बिना किसी कंपल्शन के, बिना किसी जबरदस्ती के किसी और कंट्री की सिटीजनशिप ले लेता है, तो उस केस में इंडिया की सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएगी। लेकिन फिर यहां पे वही कैच है, वही लॉ है कि अगर जंग चल रही है और जंग के दौरान कोई एक पर्सन किसी दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप लेता है, तो उस केस में इंडिया की सिटीजनशिप उसकी ऑटोमेटिकली टर्मिनेट नहीं होगी, उसको रोक के रखा जाएगा। ऐसा क्यों किया गया दोस्तों? आप सोचिए, मान लीजिए इंडिया के साथ जंग चल रही है पाकिस्तान की, और पाकिस्तान इंडिया में बैठे कुछ ऐसे लोग हैं जिनको सिटीजनशिप दे देता है। ओके, उन्होंने इंडिया के खिलाफ गद्दारी की है, तो उस केस में इंडिया अगर उनकी सिटीजनशिप को रिजेक्ट कर देगा, रिवोक कर देगा, तो पाकिस्तान फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में जाके बोल सकता है कि भैया ये तो पाकिस्तानी सिटीजन है, इंडिया वालों ने इनको कैसे रोक रखा है? क्योंकि इंडिया का लॉ तो ये बोलता है ना कि ऑटोमेटिकली अगर किसी और देश ने उनको सिटीजनशिप दे दी तो इंडिया की सिटीजनशिप रिवोक हो जाएगी, और इंडिया की सिटीजनशिप रिवोक हो गई तो ऑब्वियस बात है फिर वो पाकिस्तानी सिटीजन हो जाएंगे। तो पाकिस्तान जाके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में बोल देगा भाई ये तो हमारे लोग इंडिया ने पकड़ रखे हैं, इनको हमें वापस करो। इसीलिए ये बोला गया है कि ये जो प्रावधान है, अगर जंग चल रही हुई तो ऑटोमेटिकली रिवोक नहीं होगी सिटीजनशिप। और तीसरा जो तरीका है दोस्तों, वो है डेप्रीवेशन। डेप्रीवेशन के तरीके से भी आपकी सिटीजनशिप को हटाया जा सकता है। कैसे हटाया जा सकता है? सेंट्रल गवर्नमेंट एक पर्सन की इंडियन सिटीजनशिप छीन सकती है। कब? जब उस पर्सन ने फ्रॉड से इंडिया की सिटीजनशिप ली हो। दूसरा, उस पर्सन ने इंडिया के संविधान की तरफ डिसलॉयल्टी दिखाई हो, गद्दारी दिखाई हो। तीसरा, एक जंग के दौरान उस सिटीजनशिप ने हमारे दुश्मनों के साथ कोऑर्डिनेट करके उनको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी हो, दुश्मन की तरफ से बोला हो, गद्दार हो गया हो तब। तीसरा, अगर किसी एक पर्सन को रजिस्ट्रेशन या नेचुरलाइजेशन के थ्रू इंडिया का सिटीजनशिप बनाया गया और रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन के होने के 5 साल के अंदर उस इंडियन सिटीजन को किसी और कंट्री में 2 साल के लिए जेल में डाल दिया गया, तो उस केस में उसकी सिटीजनशिप हटाई जा सकती है। और पांचवा, कोई एक पर्सन अगर इंडिया से बाहर रह रहा है 7 साल के लिए लगातार, तो उसकी सिटीजनशिप टर्मिनेट की जा सकती है। लेकिन यहां पे कैच है, कोई एक पर्सन अगर इंडिया के बाहर रह रहा है 7 साल के लिए लगातार, उसमें यह केस भी हो सकता है कि कोई भाई पढ़ने गया हो बाहर, यह हो सकता है कि कोई भाई, अब मान लीजिए इंडिया वर्ल्ड बैंक में अपॉइंटमेंट करता है, एशियन डेवलपमेंट बैंक में अपॉइंटमेंट करता है, तो कोई बाहर चला गया और इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में काम कर रहा है इंडिया का मेंबर बनके, तो उस केस में अगर वो जहां पे भी काम कर रहा है या जहां पे भी रह रहा है वहां पे इंडियन एम्बेसी में जाके बार बार एक एप्लीकेशन दे देता है कि भाई मैं अपनी इंडिया की सिटीजनशिप को रिटेन करना चाहता हूं, तो उसकी सिटीजनशिप इस 5वें क्लॉज के चलते रद्द नहीं होगी। समझ गए दोस्तों? तो ये था आपका डेप्रीवेशन के थ्रू कैसे द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया कैन बी टर्मिनेटेड। यहां पर मैं इस वीडियो को दोस्तों खत्म कर रहा हूं। अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे सिंगल सिटीजनशिप की, और सिंगल सिटीजनशिप की बात करेंगे भाई ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया क्या करते हैं, ये पीआईओ एनआरआई वाला क्या चक्कर है, ये सब चीजें मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा दोस्तों। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, काम भर की चीजें आपको कुछ सीखने को मिली हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। अच्छी लगी हो ज्यादा से ज्यादा लोग साथ इन वीडियो को शेयर करें।